हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उसकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये आपके पार्ट ए में है। आपको पता होगा कि पार्ट ए का वेटेज कितना है, तो पार्ट ए के जो मार्क्स हैं वो टोटल 105 नंबर है। ये बात तो पता है ना। 150 में से 45 नंबर का पार्ट बी है और पार्ट ए जो है वो 105 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर आपके गणित, विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर वगैरह दे रखा है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोग जो है मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आज देख रहे होंगे। और उस मुस्कुराहट के पीछे राज है दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार। कि आपके प्यार के बदौलत ही ये राजस्थान एकेडमी जो है बहुत ही जल्दी 30,000 विद्यार्थियों का एक परिवार होने वाला है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ में आज का जो ये दिन है मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमने जो है विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया पर जो है ये चीजें शेयर कर दी थी कि सोमवार से पूरे राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर मेरी खुद के द्वारा लिखी हुई साइंस के पोर्शन के साथ में कंप्लीट एलडीसी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की पुस्तक जो है आपको अवेलेबल होगी। चवन प्रकाशन के द्वारा ये पुस्तक निकाली जा रही है। आप इस पुस्तक को खरीद करके इस पुस्तक का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है इस फीडबैक को आपके ही जो प्यारे प्यारे मित्र होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनको बता सके और वो ये जान सके कि हाँ, सही चीज कौन सी है और कौन सी चीज हमें पढ़नी है। चलिए, तो आप सभी लोग जो है जरूर उस पुस्तक को भी देखिएगा और पढ़िएगा और आप लोग बताइएगा कि कैसी है वो पुस्तक। बात करते हैं सामान्य विज्ञान में आज अब आगे की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के अंदर एक तो प्लायन वेग के बारे में, क्योंकि अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकें और वो अंतरिक्ष को जो है क्रॉस कर जाए, यानी अंतरिक्ष को पार करके चली जाए, तो अंतरिक्ष को पार करके चली जाने के लिए जितना वेग चाहिए होता है, उसी वेग को हम कहते हैं प्लायन चाल या प्लायन वेग। अब उसका मान जो है वो अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग है। हम बात करेंगे केवल आज मेन पृथ्वी के बारे में, और फिर मैं बुध और मंगल के भी आपको लिखवा दूंगा कि वहां जाने के लिए किसी वस्तु का कितना है। ठीक है। इसके बाद में अपन एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझेंगे भार और भारहीनता के बारे में, कि भार क्या होता है और भारहीनता क्या होती है, इस चीज को अपन जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास की करता हूं शुरुआत। आज की क्लास नंबर है 21। ये बात आपको पता होगी। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब सभी लोग आप हेडिंग डालेंगे फटाफट, प्लायन प्लायन चाल। क्लियर? किसकी बात करेंगे? प्लायन चाल के बारे में अपन बात करेंगे। तो प्लायन चाल क्या होती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है अपने पास में क्या, ये है अपनी एक पृथ्वी, है ना, ऐसा मान लीजिए, या कोई भी ग्रह मान लो, आपकी इच्छा कर रहा है तो, है ना, ये एक ग्रह है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी वस्तु को, ये लो ये एक वस्तु है, ठीक है, और अब हम क्या चाहते हैं कि ये वस्तु, मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि इस वस्तु को फेंकूं और ये वस्तु ऐसे ऊपर उड़ते 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 जो है बाहर आ जाए। कहां आ जाए? अंतरिक्ष के अंदर आ जावे। ठीक है। ये लो भैया, अंतरिक्ष तक पहुंचा दी अपन ने। एक ग्रह है जिसके अंदर वस्तु को जो है, मैं प्रवीण सर यहाँ पे बैठे थे और प्रवीण सर ने इसको क्या कर दिया, फेंक दिया। फेंकते ही वो क्या हो गई, तो वो बाहर चली गई। कहां चली गई? अंतरिक्ष के अंदर चली गई। अब ये जो अंतरिक्ष के अंदर जाने के लिए जिस गति से गई होगी, उस गति का ही नाम क्या होता है? प्लायन वेग। तो इसका जो वेग होगा वही क्या होगा? प्लायन चाल होगा। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायग्राम से तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, लेकिन हमें जो है इसको क्या करना पड़ेगा भैया, केवल ऐसे प्रदर्शित करने से थोड़ी काम चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा एक तो छोटा करता हूं और अच्छे से यहां रख देता हूं। ठीक है।
और साथ ही साथ ये जो भैया ऊपर जा रहे हैं इन भैयाओं को बोलता हूं कि भैया इधर आ जाओ, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वह आवश्यक निम्नतम चाल, वह आवश्यक निम्नतम चाल, निम्नतम चाल जिससे यदि जिससे यदि यदि किसी पिंड को, पिंड का मतलब वही वस्तु है ना, तो किसी किसी पिंड को पिंड को फेंका जाए तो क्या करना है, फेंकने हैं, तो फेंका जाए तो फेंका जाए तो तो वह पिंड वह पिंड क्या कर जाएगा, वह पिंड उस विशाल द्रव्यमान के पिंड के गुरुत्व प्रभाव से बाहर चली जाए, यानी कि अंतरिक्ष में चली जाए। तो वह पिंड उस विशाल उस विशाल द्रव्यमान के द्रव्यमान के पिंड द्रव्यमान के पिंड के पिंड के गुरुत्व प्रभाव से गुरुत्व प्रभाव से बाहर चली जाए। क्लियर, क्या हो जाए, तो वह जो है गुरुत्व प्रभाव से बाहर चली जाए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि एक न्यूनतम वो वेग है या मिनिमम वह वेलोसिटी है या चाल है, स्पीड है, जिससे हम किसी वस्तु को फेंकेंगे और वह वस्तु क्या हो जाएगी, उस ग्रह को पार करके अंतरिक्ष में चली जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, हम इसका मान निकालना चाहते हैं। और इसी जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, इसी फॉर्मूले के आधार पर हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक है, जो महान वैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, वो महान वैज्ञानिक इसी फॉर्मूले को यूज करके किसी भी जो सैटेलाइट को वो लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे अभी आपको पता होगा गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं, इससे पहले अपन ने चंद्रयान को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया, तो उनको जो भेजा गया है वो किस वेग से भेजा जाता है, आपको बताया जाता है ना कि 400 800 500 इतनी स्पीड है, वो इस फॉर्मूले से डिसाइड की जाती है कि कितनी होनी चाहिए ताकि वो इतना ऊपर जा सके। तो वो जो फॉर्मूला है वो होता है वीई। अब ये सर वीई क्यों है, ये तो चाल है, ई का चाल से क्या लेने देना। वीई का मतलब होता है स्केप वेलोसिटी, क्या, स्केप वेलोसिटी, और स्केप का मतलब होता है प्लायन, तो इसे क्या कहते हैं हम, स्केप वेलोसिटी या स्केप स्पीड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आता है इंग्लिश में 2gm अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। सर ये जी और एम और आर क्या है बता दो। अरे भाई आपको सबको पता होगा, टू तो एक कांस्टेंट है, आर क्या है, तो आर होती है आपके त्रिज्या, और एम क्या है, तो एम जो है वो द्रव्यमान जहां से आप पिंड को भेज रहे हो, यानी अगर पृथ्वी से भेज रहे हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर आप चंद्रमा पर जाकर फेंकना चाहते हो तो चंद्रमा का द्रव्यमान, अगर शुक्र ग्रह पर जाना चाहते हो तो शुक्र ग्रह का द्रव्यमान, अगर आपने जो है मंगल ग्रह पर जाकर के ये रिसर्च करी है कि अपन फेंकेंगे तो कितनी स्पीड चाहिए, तो मंगल ग्रह का द्रव्यमान आएगा। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, वह द्रव्यमान जहां से पिंड फेंका जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, वह द्रव्यमान वह द्रव्यमान द्रव्यमान जहां से जहां से पिंड फेंका जाता है, फेंका जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब आपको जो है इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे कुछ मान सीधे सीधे से, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो इधर ही लिख रहा हूं, पहला,
अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, किसकी बात करूं मैं? पृथ्वी की। तो पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी का मान है वो कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये है पृथ्वी के लिए। इसके अलावा दूसरा अपन बात करें, अगर आपसे पूछ ले वे कि भाई बुध ग्रह का बताओ, तो बुध ग्रह पर अगर आप फेंकना चाहते हैं वहां से, तो 4.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड है। अगर आप जो है चाहते हैं कि भाई हम तो मंगल ग्रह पर जाकर के फेंकेंगे, तो चलो मंगल ग्रह की बात करता हूं मैं। वैसे भी अपन मंगल ग्रह पर अब जाने ही वाले हैं, बस ये मैं लेके ही जा रहा हूँ आपको, है ना। बस मैंने फ्लाइट आपके लिए बुक कर दी है, आपको ले जाऊंगा सबको मैं, है ना, मंगल ग्रह पे घूम के आएंगे। क्या है, 4-5 दिन रह के आएंगे। वैसे अभी तो पशु परिचय की तैयारी करते करते थक गए होंगे कुछ तो, है ना। थकना नहीं है, अरे भाई थकना नहीं है, लगातार मेहनत जारी रखनी है, लगातार अपना संघर्ष जारी रखना है, तभी तो सफलता मिलेगी। अगर इतनी सी मेहनत से सफलता मिलती तो मेरे दोस्त, कुछ लोग जो है ये पागलों की तरह 12-12 घंटे नहीं पढ़ रहे होते। अरे 2 घंटे पढ़ करके अगर सिलेक्शन हो जाता ना, तो फिर ये क्या जरूरत थी हमें इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की, हमें इतना पढ़ाने की है। पढ़ो, संघर्ष करो, मेहनत करो, तब सफलता मिलेगी। और उस सफलता का जो है एक मजा ही कुछ और होगा। आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि वाह मजा आ गया है। ऐसी मेहनत आप जो करेंगे तब सफलता मिलेगी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखो चौथे नंबर पर, और लिख लो भाई। पृथ्वी की बात कर ली, बुध की बात कर ली, आपके मंगल ग्रह की बात कर ली, अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र की स्पीड, तो शुक्र ग्रह के लिए कितनी है? तो 10.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी है? 10.36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद में लो भैया 5वें नंबर पर, और किसी के मन में आ रहा होगा कि सर इसके अलावा भी बताओ, तो चंद्रमा की लिख लो भाई। चंद्रमा की बहुत ही कम है ना। चंद्रमा की कितनी है? तो चंद्रमा की है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर अगर आपने इस वस्तु को इतना फास्ट फेंका कि वो 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, इसका मतलब 1 मिनट में वो वस्तु कितनी जाएगी? तो 1 सेकेंड में अगर 11.2 जा रही है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और 60 इंटू जब 11.2 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप 11 से ही कर लो, केवल 0.2 को भूल भी जाए तो 11×6 = 66, 660 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड जब होगी, तब आपकी जो वस्तु है वो इस अंतरिक्ष को क्रॉस कर पाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे ही बुध ग्रह की बता दी, मंगल ग्रह की बता दी, शुक्र की बता दी, चंद्रमा की बता दी। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये जो है इतनी स्पीड क्यों चाहिए होती है? ऐसा क्या है? इतना सा ही तो है, हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, हमने ज्योग्राफी के अंदर कि सौर मंडल है, फिर सप्ताह मंडल है, इतना ही तो है, बहिर्मंडल है, बस इतने में तो पहुंच जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। बात यहां पर यह होती है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे होते हो, जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे होते हो, तो क्या होता है? उस वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। कौन खींचता है? अरे सर कौन है ये जो खींचता है नीचे, क्यों परेशान करता है? अरे भाई वो गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी अपन बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, वो क्या करता है? उसको कहता है नीचे आ, और अपन उसको क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं। अब जब ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, तो भैया कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा बल होगा। तो ज्यादा बल और ज्यादा स्पीड किसके पास होनी चाहिए? जो अपन फेंक रहे हैं उसके पास, वरना तो वो जा ही नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसीलिए आप कई बार पढ़ते होंगे कि कुछ जो है जाने से पहले ही बोले असफल हो गए, कुछ सैटेलाइट्स। अब वो असफल होने का मतलब क्या हुआ है? वो कोई फेल थोड़ी होता है, उसकी परीक्षा थोड़ी थी वहां पे। असफल होने का मतलब ही है कि उनकी स्पीड कभी भी सेट नहीं हो पाती है। कई बार जो है इंजन सही से काम नहीं करता है, तो थोड़ा उड़ करके फिर वो नीचे आ जाते हैं। ये सब जो समस्या होती है, इन्हीं को असफलता कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट में देखो, आपको जो है ना, ये थंबनेल पे ये नहीं कि ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फोन फोन, फिर अंदर उसी की 1 घंटे तक रामायण कूट, नहीं भैया, रामायण नहीं कूटनी। अपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझने हैं और साइंस को समझ करके उसके क्वेश्चन सही करने हैं। चलो, तो अब आगे बढ़ेंगे। इसको फटाफट से लिख लीजिए, एक बार मैं भी चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर हो रही है, कोई समस्या तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, जल्दी से जल्दी से। चलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, आप सभी लोगों के प्यार से जो पुस्तक है वो पहुंच चुकी है बहुत सारे लोगों तक, और कई लोग जो है लगातार उसके मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों का जो प्यार है वो लगातार मिलते जा रहा है ना। और आप लोगों का प्यार इसी तरह बरकरार रहे, हम आप लोगों के साथ बरकरार रहेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भार और भारहीनता। भार और भारहीनता। ठीक है। वेट एंड वेटलेस की अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भार और भारहीनता क्या होती है, इसके बारे में अपन समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले ये बताओ, किसी भी वस्तु का जो भार है वो क्या होता है? किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो तो बताओ। हम देखते हैं कि हम जो है विज्ञान विषय को जब पढ़ रहे होते हैं, बाकी तो हम जनरली यही कहते हैं कि इस वस्तु का भार इतना है, इसका भार इतना है। लेकिन जब हम विज्ञान विषय को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक शब्द होता है द्रव्यमान। क्या होता है? एक होता है द्रव्यमान, और एक शब्द आता है भार अपने पास में। ये दो शब्दों को अपन को आज समझना है। इन दो शब्दों को पहले समझेंगे, तब अपने को भारहीनता और भार के बारे में क्रिस्टल क्लियर होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है या कुछ समस्या चल रही है? एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो देखिए, भार और भारहीनता से पहले हमें द्रव्यमान और भार को समझना है। बेसिकली द्रव्यमान जो होता है वो नेट क्वांटिटी होती है, रियल में उस वस्तु के अंदर कितनी चीज है। जैसे आप देखिए, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। ये मेरे पास में मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल का जो अंदर के पूरे भाग वगैरह है, उनका रियल में कितना द्रव्यमान है, रियल में उनका भार कितना है, एक तो वो होता है। और दूसरा होता है कि हम इसको जब अपने हाथों पर रखेंगे तो अब मुझे इसका भार क्या महसूस हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, किस पर? सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ होता है नेट वेट, और एक लिखा हुआ होता है वेट। तो नेट वेट का मतलब है कि शुद्ध रूप से उसके अंदर पदार्थ है कितना। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको तो अपन कहते हैं द्रव्यमान। और अगर हम उसे जो है अपने हथेली पर रख करके, या जब किसी से अपने जो तुला होती है उससे मापने पर जो भार आता है, वो होता है आपका उसका भार। अब देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ जी का फर्क होता है। द्रव्यमान होता है एम से प्रदर्शित, और ये एम ही रहता है। जबकि भार होता है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, क्योंकि वेट होता है, और ये होता है एम जी। इसका मतलब, अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुणा किससे करें? गुरुत्वीय त्वरण से करें, है ना, तो हमारे को क्या मिलता है? तब जाते हमको भार मिलता है। तो जब हम गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का गुणा करते हैं तो हमें भार मिलता है, जबकि द्रव्यमान उसके अंदर शुद्ध रूप से उपस्थित जो पदार्थ है वो हमें बताता है। क्लियर? समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को? तो अब जो है आपको एक और बात बता दूं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन रेलवे के अंदर पता नहीं कितनी बार आ चुका है। देखिए, द्रव्यमान का मतलब क्या है, अगर हम समझना चाहें तो भैया, आप द्रव्यमान जो है ये कभी भी नहीं बदलता है। यह हमेशा हमेशा नियत रहता है। हमेशा नियत रहता है, कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता है। क्लियर? तो भार जो है वो आपका, सॉरी, द्रव्यमान जो है वो हमेशा नियत रहेगा, और ये कभी भी नहीं बदलेगा, आप चाहे तो कुछ भी हो जावे। अगर हम बात करें भार की, तो भार जो है यह बदलता बदलता रहता है। ठीक है, ये क्या है? बदलता रहता है। क्योंकि ये क्यों बदलता है? क्योंकि जी का मान
जी का मान परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों में एक माइनर सिर्फ डिफरेंस है। एक बार मैं चाहूंगा कि ये सेंटर में आ जाए। ओके, देखिए, तो भार और द्रव्यमान में केवल इतना अंतर है कि द्रव्यमान तो एक शुद्ध पदार्थ होता है, जबकि भार जो है, भार का मतलब है कि अगर हम उसका द्रव्यमान लेकर के उसका जी से गुणा करें, गुरुत्व त्वरण से गुणा करें, तो जो निकल करके आएगा गुणनफल, उसे हम भार कहेंगे। द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। आप चाहे तो चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे आप जो है बृहस्पति पर चले जाओ, चाहे आप बुध पर चले जाओ, चाहे आप जो है मेरे घर पर आ जाओ, चाहे आप अपने ननियाल चले जाओ, कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान हमेशा वस्तु का फिक्स रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं भार की, तो भार जो है वो जी के साथ में बदलता रहता है। और आप लोगों ने ये छोटी सी चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि पृथ्वी पर जो जी होता है, यानी जी ऑन अर्थ, ये बराबर होता है किसके? 6 टाइम ऑफ जी ऑन चंद्रमा यानी मून। ये तो बात पता होगी कि चंद्रमा के ऊपर जो जी का मान है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6 भाग के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो चंद्रमा पर जितना होगा उसका 6 गुना होगा। समझ में आ गई बात? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है 6 गुना मंगल आपके चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके। समझ में आ गई बात? तो अब ये बताइए कि अगर किसी वस्तु का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, वो यही आता है कि किसी वस्तु का मान लीजिए द्रव्यमान जो है वो 12 किलोग्राम है। द्रव्यमान कितना है? 12 किलोग्राम है। तो उसी वस्तु का जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, चंद्रमा के ऊपर ये 12 किलोग्राम कहां पर है? पृथ्वी पर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पृथ्वी पर। तो बताइए चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, चंद्रमा पर एक चंद्रमा चंद्रमा पर भार, बताइए चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार हो जाएगा कितना? m इंटू जी। अब m की जगह तो आ जाएगा आपके पास में 12 गुणा g का मान आप कितना लोगे? तो पृथ्वी पर g का मान होता है 10, है ना? तो 10/6, 6 से ये कटेगा 2, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। तो चंद्रमा के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके कितना भार हो जाएगा? जो वस्तु यहां पर 12 किलोग्राम की थी द्रव्यमान में, उस वस्तु का भार अगर हम देखें तो कितना होगा? तो उस वस्तु का भार चंद्रमा पर होगा 20 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि इस 12 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार अगर हम पृथ्वी पर निकालें तो पृथ्वी पर भार होगा कितना? 12 गुणा 10 यानी कि 120 किलोग्राम। समझ में आ गई बात? तो द्रव्यमान भार में क्या अंतर है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम था, उसका भार अगर हम चंद्रमा पर निकालें तो आता है 20 किलोग्राम। लेकिन उसी वस्तु का अगर हम भार पृथ्वी पर निकालें तो कितना आता है? 120 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो जो वस्तु यहां पर 120 किलोग्राम की है, यानी मान लो मेरा जो वजन है वो 120 किलोग्राम मान लेते हैं। मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 12 किलो नहीं होगा ढंग से है? हाँ भैया 12 किलोग्राम तो है यार, है इतना तो है, मान लो यार, थोड़ा सा क्या है, फेंक मान लो है ना, 120 किलोग्राम है मान लो। अब 120 किलोग्राम मेरा भार अगर यहां पर है, अब इसरो के वैज्ञानिकों को लगा कि यार एक महान वैज्ञानिक की जरूरत है अब भारत को, जिसे अंतरिक्ष में भेजना होगा। और मान लीजिए उनको जो है महान वैज्ञानिक के रूप में याद आई परवीन सिंह जी की, और मेरे को भेज दिया उन्होंने कहां पर? चंद्रमा के ऊपर। अब मुझे जैसे ही चंद्रमा पर भेजा तो मेरा वहां पर जब भार मापा जाएगा तो कितना हो जाऊंगा मैं? केवल 20 किलोग्राम का। कितना हो जाऊंगा? केवल और केवल 20 किलोग्राम का।
अब बताओ, जो इंसान अच्छा खासा यहाँ पर 120 किलोग्राम का था, उसको चंद्रमा पर भेज करके 20 किलो का बना दिया केवल। तो जो भी आपके आसपास 150-200 किलो के लोग दिखते हो आपको, या 50-100 किलो के दिखते हो, और आपको लगता हो कि ये मोटे हैं, तो भैया मोटे नहीं है वो, उनको चंद्रमा पर भेज दो। वो है वहां के पतले बेचारे कुपोषण के शिकारी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अक्सर ये जो है, मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूं तो यही कहता हूं कि कोई भी मोटा विद्यार्थी आ जाए, कोई आपको चिढ़ाए कि मोटा है तू, बोल देने का मैं चंद्रमा से पधारा हूं इधर, और चंद्रमा पर मैं कुपोषण का शिकार था, यहां आकर के लग रहा हूं आपको मोटा। और इसी वजह से आपको बता दूं, और कॉन्सेप्ट सुनिए, इसी के साथ में एक नया कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं कि चंद्रमा जो है, यहां से जब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो वहां क्या होता है, हमारा भार एकदम से कम होता है। तो हमारा भार कम होने की वजह से हमारी जो हड्डी वगैरह है ना, ये बेचारी सिकुड़ती है। क्या होती है? सिकुड़ती है। और उससे हमारे को वहां पर जो है ब्लडिंग वगैरह होने की संभावना रहती है, हमारी हड्डी वगैरह टूटने के चांस रहते हैं। और अगर जो है वहां से कोई वस्तु यहाँ आएगी तो उसको यहाँ रहने में समस्या होगी, क्योंकि उसका भार एकदम से क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही भार परिवर्तित होगा तो उसी वस्तु का जो अंदर की हड्डी वगैरह है वो बेचारी क्या हो जाएगी, एकदम से टूटना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम चंद्रमा पर जाते हैं तो हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है, और जो है कैल्शियम की मात्रा हमें वहां ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो जाता है, हमारी हड्डियां जो है वो क्या होती है, अब टाइट होने लगती है एकदम से। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर जो है कैल्शियम की कमी क्यों आ जाती है, तो वहां सब भी यही भार और ये यही सब भी जा रहे हैं ना, आपके गुरुत्व त्वरण और यही सब आपको समस्या देते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना। अब भार समझा दिया है, द्रव्यमान समझा दिया है, और आपको जो है ये भी बता दूं कि भार एक सदिश राशि है, ये भी लिख लो भाई। ये क्या है? भार एक सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि भार की हमेशा दिशा फिक्स रहती है, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। ठीक, चलो, इसके साथ में अब आपको जो है ये बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर में भारहीनता क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर मैं भारहीनता की बात करूंगा। तो अब देखिए कि भारहीनता क्या होती है। तो बेसिकली जो अंतरिक्ष के अंदर हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, है ना, जैसे अभी हमारे वर्तमान में कौन जाने वाले हैं गगनयान पर, कुछ यात्रियों को सेलेक्ट किया गया है ना, आपको पता होगा। तो अंतरिक्ष यात्री, अब जब ये अंतरिक्ष यात्री आपके क्या होते हैं, भारहीनता महसूस करते हैं। भारहीनता मतलब एकदम से जो है वेटलेस, इनको ऐसा लगता है कि अपना कोई भार है ही नहीं, अपन तो बिल्कुल एक पॉलीथीन की थैली के बराबर है। वो इनको क्यों लगता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को ये इसलिए लगता है क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री है वो क्या करते हैं, आपके जब नीचे आ रहे होते हैं, है ना, और जब नीचे आ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि प्रतिक्रिया जो बल है वो बिल्कुल शून्य होता है। तो ये जब नीचे आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, तब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बल शून्य, प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। अब जब प्रतिक्रिया बल शून्य है, यानी कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, जो आपका अपोजिट का जो है आपका लगने वाला बल है, प्रतिक्रिया बल, आप जहां कहीं भी फोर्स लगा रहे हो लेकिन आपको वापस क्रॉस फोर्स मिल ही नहीं रहा, प्रतिक्रिया बल लग ही नहीं रहा, वो कितना है? शून्य है। और इसी वजह से, इसके शून्य होने के कारण ही जो अंतरिक्ष यान जो है आपका, और जो यात्री है, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री दोनों एक ही समान त्वरण के साथ, जी के साथ में क्या होते हैं, पृथ्वी की ओर गिरते हैं। और जब ये पृथ्वी की ओर गिरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको क्या महसूस होगा? भारहीनता महसूस होगी। क्या होगा? भारहीन। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्योंकि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री व अंतरिक्ष यान,
अंतरिक्ष यात्री और जो अंतरिक्ष यान है, आपके अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यान दोनों दोनों समान त्वरण से पृथ्वी की ओर आते हैं। दोनों एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरते हैं। समझ में आ गई बात? क्या होता है, ये दोनों समान वेग से, समान त्वरण से नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, इसीलिए इनको जो है किसी भी प्रकार का भार महसूस नहीं होता है और ये भारहीनता महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को आज जो है प्लायन वेग और प्लायन चाल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, भार और द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और भारहीनता क्यों महसूस होती है ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है ये सब चीजें समझ आ रही होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो अपनी भाषा में जरूर लिखें, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं आप लोगों के लिए जो है इसी प्रकार से क्लासेस लेकर के आता रहूंगा। बस आप अपना प्यार जो है इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।